नमस्कार। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अमिताभ बच्चन। नाम सुनकर आप प्रसन्न अवश्य हुए होंगे, परंतु मेरा नाम जानकर कि मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता यदि किसी अमिताभ बच्चन के विषय में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरे परिचित जो कुछ होंगे वे तो अंदाज लगा लिए होंगे, जो मेरे काफी करीबी है। अन्यथा बाकी को तो लग रहा होगा कि जो महान अभिनेता, सदी का महानायक, तो उसके विषय में तो बहुत सारी बातें कहने की है। ये क्या कह सकेंगे ज्ञानचंद मेहता, उसके लिए तो एक खंड काव्य, महाकाव्य भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं वो बातें बताऊंगा जो कुछ तो आप अवश्य जानते होंगे, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति कर दूंगा। और कुछ बातें ऐसी होंगी जो मुझे आपको स्मरण दिलाते हुए या पहली बार आप जान रहे होंगे। सबसे पहली बात तो अमिताभ बच्चन और मेरे साथ एक टक्कर है। ये टक्कर ये है कि वह जब बेरोजगार था, हमसे कुछ बड़े हैं अमिताभ बच्चन, बेशक बड़े हैं, 5, 7, 8 साल का बड़े हो सकते हैं, परंतु सिनेमा देखने के माने में मैं उनसे सीनियर हूं। सिनेमा देखने में भले वो मुझसे सीनियर हो सकते हैं, सिनेमा देखने के मामले में जब से सिनेमा वो देखने शुरू किए और मैं देखना शुरू किया, तभी वो सीनियर मुझसे हैं। लेकिन जब हम अमिताभ बच्चन को जानने लगे और राजेश खन्ना की बहुत तेजी चल रही थी, तब ये बंदा फिल्म उद्योग में आया, तो मैं स्वयं को अमिताभ बच्चन से सीनियर मान रहा था। बात समझे? और फिल्म फेयर मैगजीन में जब उसके एडिटर ने लिखा था अमिताभ बच्चन के विषय में प्रशंसा करते हुए, तो मैंने उसको एक पत्र लिखा था कि अब तक तो आप राजेश खन्ना की चरणबोशी कर रहे थे, और जैसे ही नया एक कलाकार आया तो आप लगे इनमें भिड़ गए और राजेश खन्ना पीछे चले गए। ये है उदीयमान सूर्य का पूजा। खैर, अमिताभ बच्चन जब आए तो उनकी पहली फिल्म जो मैंने देखी थी वह फिल्म थी प्यार की कहानी। बिल्कुल लंबा सा अक्ष, दुबला पतला, उनके साथ एक ये जो एक्टर थे वो अनिल धवन थे। बल्कि मुझे वही अनिल धवन ही नायक दिख रहा था, उसमें ही मेरी दृष्टि थी कि वही हीरो है शायद। वो उसमें एक गाना था, एक खबर आई सुनो, एक खबर आई, होने वाली है गंगाराम की सगाई। गंगाराम कहा गया अपने वो अनिल धवन जी को। उस फिल्म को देखकर मुझे लगा अनिल धवन में कुछ संभावना। अमिताभ बच्चन जिससे बताया गया उसमें मुझे कुछ संभावना नहीं लगी, या इसलिए कि शायद पहली फिल्म थी मेरी। खैर, जब अमिताभ बच्चन धीरे धीरे मशहूर होने लगे तो बहुत किस्से उनके सुने जाने लगे, रेडियो पर उनके इंटरव्यू आने लगे। अमीन शानी का इंटरव्यू आया, पहला इंटरव्यू, जिसमें कि अमिताभ बच्चन को तुम तड़ाक से बोलते थे कि तुम आते हो, सुने कि तुम्हारा गला बहुत अच्छा इत्यादि। हालांकि सेकेंड इंटरव्यू में बहुत आप करके बोल रहे थे। तब तक अमिताभ बच्चन का बहुत रुतबा बढ़ गया था, आवश्यकता से अधिक। और फिर कब पता नहीं हो गए महानायक, सदी के महानायक। ये तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे कैसे हो गए, किस आधार पर हो गए। ठीक, तो फिर जब जानने लगा, पत्रिकाओं को पढ़ने लगा, अमिताभ बच्चन के जीवन के विषय में ढूंढने ढांढने लगा उन दिनों, और जैसे जैसे ढूंढता गया वैसे वैसे तो पहली बात पता चला कि ये टाटा के किसी कंसल्टेंसी में या टाटा से संबंधित किसी हो सकता है कोई कोलियरी का हो, यूनिट इकाई, उसके हेडक्वार्टर कलकत्ता में ये काम कर रहे थे। कहीं पैरवी वगैरह से मिल गया होगा काम। 600-700 रुपए की नौकरी थी। तब जमाना 68-69 का रहा होगा, या 62 नहीं, 68-69-70, यही इसी सब जमाने में उनको वो कलकत्ता में काम कर रहे हो, जहां
700 रुपये की नौकरी थी, बहुत अधिक तनख्वाह नहीं थी, कम पड़ रही थी, सही बात है। अभी 2-4 दिन हुआ कौन बनेगा करोड़पति में बच्चों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक बच्चे के तेजस्विता पर, उसके टैलेंट पर इन्होंने कहा कि भाई आजकल के बच्चे क्या होते हैं, इतना 15, 16, 17 वर्ष की आयु में इतनी सारी बातों को जानते हैं, और इस उम्र में हम लोग नौकरी खोजा करते थे, बल्कि इससे बड़े होने पर भी केवल किसी तरह से कि कोई नौकरी मिल जाती। बात सही भी थी, ये सत्य बोला था। इस पर इनके इस कथन पर मैं उनका सम्मान करता हूं कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ बिल्कुल सही बोला था कि वे नौकरी की तलाश में रहा करते थे। ये नौकरी मिल गई तो कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, कोई बड़ी सी नौकरी मिल जाए, इससे अच्छी नौकरी मिल जाए, ये तो बिल्कुल सही बात है। उनके पिताजी को भी नौकरी नहीं मिली थी, उनके पिताजी की भी नौकरी नहीं मिलती थी, वे भी बेरोजगार हुआ करते थे। बड़ी मुश्किल से एक बार जवाहरलाल नेहरू जल्लाते हुए जब इलाहाबाद आए तो उन्होंने एक नौकरी के लिए सिफारिश कर दिया था। चलिए उनकी गाड़ी चलने लगी। अब अमिताभ बच्चन जब हुए बड़े तो इन्हें भी नौकरी चाहिए थी, तो 700 रुपये में वहां पड़े हुए थे। एक बार हुआ कि जब फिल्म वालों ने कभी कोई टैलेंटेड या इस तरह से ऑडिशन के लिए एक विज्ञापन निकाला था, तो अमिताभ बच्चन ने भी कलकत्ता से वो पूरा अपना, आज का कोलकाता, वो फॉर्म इत्यादि भेजे और अपना फोटो भेजा इत्यादि, लेकिन वहां भी छट गए। इनका वो एप्लीकेशन ही सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसमें जितनी पूर्तियां थी वे शायद पूरे नहीं पड़ रहे होंगे। यह सुनकर के तेजी बच्चन को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में फटफटाती हुई सीधे श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिली और बोली कि ये देखिए मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है, सो कुछ कीजिए, इसमें कितना दिन पड़ा रहेगा 700 रुपए की नौकरी पर, या शायद ऐसा न भी बोली होगी, लेकिन भाव तो यही है, कलकत्ता में पड़ा रहेगा कितना दिन तक। तो ऐसा सुनकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो चूंकि पारिवारिक मित्रता तो जमी हुई थी बहुत पूर्व से ही और बहुत दिनों तक जमी रही, आजकल नहीं है, तो वो जमी थी, उस पर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी नरगिस दत्त के नाम पर। ये चिट्ठी अपने पुत्र को दे दीजिए, अमिताभ को, वो नरगिस दत्त जी से जाकर के मिल ले। वो चिट्ठी लेकर के नरगिस दत्त क्या अपने जेब में रख करके अमिताभ बच्चन मुंबई की सड़कों पर घूमने लगे, जिसके विषय में अक्सर कहा करते थे कि मैं वहां तो काम करने के लिए ढूंढ ही रहा था, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं था, मैं ढूंढ रहा था तो मैं काम ढूंढ रहा था, काम मिलता ना मिलता तो मेरे जेब में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी था। ये तो सबको बताते हैं, ये पत्रिका में भी निकला है विभिन्न प्रकार के उस वक्त के तत्कालीन पत्रिकाओं में, कि मैं इतना भी निराश नहीं था, जबकि वो निराश थे। मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी था, अर्थात टैक्सी चलाते वहां। लेकिन ये नहीं किसी को बताया कि मेरे जेब में नरगिस दत्त के नाम की एक चिट्ठी भी है, जो देश की सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान महिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिखी है। खैर, वह चिट्ठी जब नरगिस दत्त को दिया गया, नरगिस दत्त चिट्ठी पढ़ी, अपने पति से वह बोली कि इस तरह की चिट्ठी आई है। सुनील दत्त भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कहीं किसी की दो राय नहीं थे, राष्ट्रीय विचारधारा का एक अच्छा कांग्रेसी नेता भी थे और उनसे उनका संपर्क भी था श्रीमती इंदिरा गांधी का। लेकिन नरगिस दत्त से किस प्रकार के संबंध थे श्रीमती गांधी का, यह कहानी कभी अवसर मिलेगा तो बाद में बताएंगे। इसके बैकग्राउंड नरगिस के माता और उसके साथ था जद्दन बाई इत्यादि वगैरह का आना जाना। जद्दन बाई माँ थी नरगिस दत्त की। अब बेचारे सुनील दत्त को यह पड़ गया कि किसी न किसी तरह से इसको इंगेज करना है, सिनेमा में लॉन्च करना है, इसको ब्रेकअप देना है, इसकी डेब्यू कैसे होगी, इसके लिए उन्होंने खुद एक फिल्म बनाई रेशमा और शेरा। और रेशमा और शेरा बनाते बनाते इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ कि उनका पुराना बंगला तक बिक गया। और रेशमा शेरा, अमिताभ बच्चन उसमें थे, पूरी तरह से फेल हुआ। और ये बेचारा जो फेल हुआ तो अमिताभ बच्चन आगे बढ़े, लेकिन अपनी बर्बादी, इनका बंगला बिक गया, ये इनको खुद क्षतिपूर्ति करना पड़ा सुनील दत्त को। बाद में इनको किधर किधर कैसे कैसे कहाँ कौन सी फिल्म मिली, पलट करके कभी सुनील दत्त को नहीं देखा।
सुनील दत्त को कोई पलट करके नहीं देखा कि उनकी कितनी उसके वजह से हानि हुई, उनके लिए वो क्या कर सकता है। कुछ नहीं किया, वे खुद अपने उठे सुनील दत्त। खैर उनके साथ बहुत तरह की वो दिक्कतें आई पुत्र को लेकर के, इन बातों को तो छोड़िए दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली जा रही थी, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। दिल्ली, अब मुंबई छोड़ करके अमिताभ बच्चन वापिस होने जाना चाहता था, तो उसमें एक व्यक्ति महमूद, हास्य अभिनेता महमूद, उसका गॉडफादर बना अमिताभ बच्चन का, और उसमें कई फिल्मों के लिए दूसरे को भी सिफारिश किया, और खुद भी हास्य अभिनेता महमूद ने बॉम्बे टू गोवा बनाया, उसका इसमें हीरो बनाया, और अपने भाई को भी सहनायक बनाया। इस प्रकार से अरुणा रानी हीरोइन हुई और वो फिल्म सफल रही, लोगों द्वारा पसंद किया गया। परंतु इस फिल्म से काम क्या चलता। एक प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म बन रही थी, जिसके लिए तय थे हीरो देवानंद, लेकिन देवानंद किसी वजह से उसमें काम करना नहीं चाह रहे थे या काम नहीं कर सके, तो फिल्म में हीरो की तलाश थी, और तब तक इनको किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं मिलने के कारण अमिताभ बच्चन अपना बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई छोड़कर पुनः दिल्ली वापस आने के तैयारी कर रहे थे। तभी वो उस वक्त के मशहूर, बहुत ही मशहूर ये खलनायक अभिनेता प्राण ने उस फिल्म के निर्माता और निर्देशक को यह सुझाया कि देखो भाई, हरिवंश राय बच्चन का एक पुत्र भी फिल्मों में आया हुआ है, काम करता है, देख लीजिए, अभी उसको कोई काम नहीं मिलता है तो उसको लेके देखिए। और एक तीसरे जिनके पीछे, जो उस समय काफी चर्चित फिल्म में हीरो और व्यस्त चल रहे थे, शशि कपूर के छुप छुप करके जहां वो काम करते थे, जहां उनकी शूटिंग चलती थी, अमिताभ बच्चन जाया करते थे किसी भी प्रकार से दरबान वगैरह को कुछ न कुछ कर करके, और झांक जा करके देखा करते थे कि कब शशि कपूर को छुट्टी मिलती है तो उनसे बात करें। और जैसे ही छुट्टी मिलती है वो शशि कपूर उनसे बात करते थे, उनके काम के लिए चिंता करते थे, और उन्होंने काम दिया और दिलवाया। काम ही नहीं दिलवाया, बहुत सारे इसके पीछे लगे भी, इनको भरोसा भी दिलवाया। कभी कभी ये आशा को छोड़ करके, निराश होकर के छोटी बजट की फिल्मों में छोटे छोटे काम करने के लिए अमिताभ बच्चन तैयार होते थे। तो शशि कपूर ही वो शख्स थे जो इनके मनोबल को बढ़ाते थे कि देखो, तुमको पैसे की कमी कभी आती है तो उसकी चिंता मत करना, मैं दे दूंगा, लेकिन कभी भी भूल करके इन छोटे फिल्मों में काम करके अपने कद को छोटा मत करना, अन्यथा फिर कहीं ये फिल्म है ये या मुंबई है, यहाँ सब ऐसे ही खो जाते हैं। फिल्म देखिए, फिल्मों में काम करने के लिए अमिताभ बच्चन के पूर्व के जितने भी कलाकार थे, उनमें कपट नहीं था, द्वेष नहीं था, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। यहां तक कि अब बात करिए, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, उस समय के देवानंद, इन सबों के संबंध देख लीजिए आपस में। उनकी प्रेम कहानियां जो भी रहा हो, बाद में वो धर्मेंद्र, मनोज और जितेंद्र तक फिल्म इंडस्ट्रीज के नायकों के बीच में एक तारतम्य होता था। कहीं किसी से कोई सीधा भिड़ंत नहीं होती थी, कहीं किसी के साथ कोई क्लेश नहीं होता था। ख्वाजा अहमद अब्बास कहानी लिखा करते थे राज कपूर के सभी फिल्मों के, वामपंथी थे, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं से राज कपूर भी में भी ये विचारधारा थी, लेकिन कहीं प्रकट नहीं होता था। वो गीत लिखा था किसी ने, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो फिल्म आनंद का माध्यम था, फिल्म में शिक्षा भी थी, तो लगता था कि कहीं न कहीं मनोरंजन भी है और खूब है। इस प्रकार से मैं अगले एपिसोड में ये बताऊंगा अमिताभ बच्चन की कहानी, अवश्य सुनिएगा। अभी बहुत कुछ कहने हैं कि अमिताभ बच्चन ने क्या वापस दिया महमूद को, क्या वापस दिया कादर खान को, क्या वापस किया ये शशि कपूर को या किसी पीछे वाले लोगों को, फिर कैसे इनके पॉलिटिक्स में
ये सारा, एक बात आप मान लीजिए, अमिताभ बच्चन के विषय में जो भी मैं बोलूंगा वो सारी बातें बगैर बिना स्क्रिप्ट के समय समय पर मैं पढ़ा हूं, वही बोलूंगा और वही बताऊंगा। जैसे मुझे याद है, मैं भी अमिताभ बच्चन के विषय में कई बार, कितनी बार टिप्पणियां की थी, लिखा था फिल्म इंडस्ट्री के ये मुंबई और दिल्ली से निकलने वाले विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, या वो टाइम्स ऑफ इंडिया का माधुरी हो, फिल्म दुनिया हो, इब्न शफी का ये इदरिस इदरिस संपादक होते थे फिल्म दुनिया का। इस प्रकार से कहीं न कहीं मैं काफी लिखा करता था, बल्कि एक बार तो एक बार अच्छा लेख लिखा था उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किसी पत्रिका में, और फिर प्रभात खबर जो रांची से प्रकाशित होती थी, कौन बनेगा करोड़पति में एक बहुत बड़ा लंबा लेख लिखा था, कौन बनेगा करोड़पति के विषय में और अमिताभ बच्चन के विषय में। बल्कि वहां तो मुझे इस लेख के लिए 300 रुपए भी मिले थे। तो कहानी लंबी है, चूंकि शख्सियत लंबा है, विषय गंभीर है, इसलिए सुनते रहिएगा। अवश्य अगले एपिसोड में, इसके तुरंत बाद कल ही मैं दूंगा अमिताभ बच्चन के आगे की कहानी। आप इसको सुना है, धन्यवाद। आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जो आपने नहीं किया है। नमस्ते, धन्यवाद।